स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 ईयर की एज में उनकी वेल्थ $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर वर्ल्ड के जाने माने इन्वेस्टर में से एक थे। उस ईयर स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की, उसने हिस्ट्री में लिवरमोर की विरासत को भी सीमेंटेड कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक वीक में स्टॉक मार्केट के 1/3 से ज़्यादा कॉस्ट का सफाया हो गया, जिसको कुछ दिनों के बाद में ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरेथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के गैम्बलर्स के सुसाइड करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी मां इतनी एंशियस थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। बायोग्राफी राइटर टिम रुथेवॉन के अकॉर्डिंग जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रह गए, ये समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपनी फैमिली को ये खबर सुनाई। लक की स्ट्रोक और अपने जीनियस से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर बैट कर रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरेथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहें वो कर सकते हैं। डोरेथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे खराब महीने में वे वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर की फैमिली इस वंडरफुल सक्सेस का जश्न मना रही थी, एक दूसरा इंसान निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मनिस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920 के तूफानी डिकेड में काफ़ी सक्सेस हासिल की। जैसे ही इकोनॉमिक्स तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो इनफैक्ट हर दूसरे सक्सेसफुल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर, जो कि 225 ब्राइवे के लॉयर हैं, उनसे माउंट वर्नर की मिसेस अब्राहम जर्मनिस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी जो गुरुवार से लापता हैं। 50 वर्षीय जॉनिस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टॉक पर जमकर इन्वेस्टमेंट की है। सैंडलर ने कहा कि मिसेस जॉनिस्की ने उन्हें बताया कि एक दोस्त ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अकॉर्डिंग उनके पति एक टिकट टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉडवॉक की ओर जा रहे थे और वो, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मनिस्की का अंत था। यहाँ हम एक डिफरेंस देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया, वहीं इसने अब्राहम जर्मनिस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के बिजनेस के बाद लिवरमोर ने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और बड़े से इन्वेस्टमेंट की। ये उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और एज अ रिजल्ट स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। बैंकरप्ट और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से नहीं देखा गया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। टाइम अलग अलग था लेकिन जर्मनिस्की और लिवरमोर में एक सिमिलैरिटी थी। वे दोनों अमीर बनने में बहुत अच्छे थे और अमीर बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि अमीर शब्द आप पर लागू नहीं होता, तो इस ऑब्जर्वेशन से मिले लेसन सब पर लागू होते हैं और इनकम के हर लेवल पर। वेल्थ हासिल करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। अगर मुझे वेल्थ रिलेटेड सक्सेस का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे सर्वाइवल कहूँगा। जैसा कि आप चैप्टर 6 में देखेंगे कि पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, टाइम जाते जाते अपनी सारी वैल्यू गवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे अमीर 400 अमेरिकन की लिस्ट का पर डिकेड लगभग 20% एवरेज का टर्नओवर है, जिसके कारणों में मृत्यु या किसी और फैमिली के मेंबर को अमाउंट ट्रांसफर करना नहीं है। कैपिटलिज्म डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक ये भी है कि पैसा हासिल करना और पैसा बनाए रखना 2 अलग अलग स्किल हैं। पैसा हासिल करने के लिए रिस्क उठाना, होपफुल होना और साहस से आगे बढ़ना नेसेसरी है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए रिस्क उठाने का अपोजिट नेसेसरी है। इसके लिए ह्यूमैनिटी और इस डर की ज़रूरत है कि जो आपको मिलता है वो उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए ह्यूमिलिटी और इस डर की ज़रूरत है कि जो आपको मिला है वो उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए ह्यूमिलिटी और ये मानने की ज़रूरत है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ लक के कारण भी है। इसीलिए पास्ट में मिली सक्सेस को इनफाइनाइट टाइम तक दोहराने पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वाया कैपिटल के बिलियनियर लीडर
माइकल मॉरिट्स से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सक्सेस कैसे मिली। मॉरिट्स ने कहा, लंबी एज, ये हाईलाइट करते हुए कि कुछ वीसी कंपनियां 5 या 10 साल तक सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन सिक्वाया 4 डिकेड तक सक्सेसफुल होती रही है। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मॉरिट्स, मुझे लगता है कि हमें बिजनेस से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज, सच में? तो क्या ये डर है? सिर्फ इनसिक्योर इंसान ही टिके रहते हैं? मॉरिट्स, ये काफ़ी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम फेम पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम ये नहीं मान सकते कि पास्ट की सक्सेस फ्यूचर की फॉर्च्यून में ट्रांसफॉर्म होती है। यहाँ पर भी सर्वाइवल, न तो ग्रोथ, न इंटेलिजेंस और न ही इंसाइट्स। लंबे टाइम तक जमे रहने की कैपेबिलिटी, बिना टिके और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये आपकी स्ट्रेटजी का कॉर्नर स्टोन होना चाहिए, फिर चाहे बात इन्वेस्टिंग की हो या आपके करियर या बिजनेस की। सर्वाइवल माइंडसेट वेल्थ के मामले में इतना नेसेसरी क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला ऑब्वियस है, कुछ बेनिफिट्स इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी लायक है। दूसरा, जैसा कि हमने चैप्टर 4 में देखा, कंपाउंडिंग की मैथ क्वांटम इंट्यूटिव है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है अगर आप किसी वेल्थ को ईयर्स तक ग्रो होने के लिए छोड़ दें। ये बिल्कुल ओक के पेड़ों को उगाने जैसा है। 1 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखती। 10 साल का डेवलपमेंट मीनिंगफुल डिफरेंस दिखा सकता है और 50 साल का टाइम कुछ पूरी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ रख सकता है। लेकिन उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट को हासिल करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अनप्रिडिक्टेबल उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना नेसेसरी है, जिन्हें हर इंसान अनिवार्य रूप से कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता ही है। हम ये समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड कैसे कमाए। उन्होंने सबसे ग्रेट कंपनीज, सबसे सस्ते स्टॉक और सबसे ग्रेट मैनेजर्स को कैसे ढूंढा। ये डिफ़िकल्ट है। इससे कम डिफ़िकल्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे लोन के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की उन 14 रिसेशंस के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी बिजनेस रेपुटेशन को गंदा नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, किसी एक नज़रिए या गुजरते ट्रेंड से नहीं जोड़ा। वे दूसरे के पैसे पर कभी डिपेंडेंट नहीं हुए, क्योंकि पब्लिक कंपनी से इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के कारण इन्वेस्टर अपने पैसे वापस नहीं निकाल सकते। उन्होंने खुद को इनएक्टिव नहीं होने दिया और ना ही हार मानी, न रिटायर हुए। वे टिके रहे। सर्वाइवल ने उन्हें लंबी एज प्रोवाइड की, और लंबी एज 18 ईयर की एज से 89 ईयर की एज तक लगातार इन्वेस्टिंग ने कंपाउंडिंग से इनक्रेडिबल रिजल्ट दिए। उनकी सक्सेस को डिस्क्राइब करते हुए ये एक पहलू सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपको ये दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक वेरिन की कहानी सुननी होगी। आपने पॉसिबली वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर की इन्वेस्टिंग की जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 ईयर पहले इस ग्रुप में एक तीसरा मेंबर भी था, रिक गुएरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर इन्वेस्टर्स के और बिजनेस मैनेजर्स के इंटरव्यू किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया, कम से कम बफेट और मुंगेर की सक्सेस की तुलना में। इन्वेस्टर मोहनीश पबरॉय ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत अमीर बनेंगे। हम अमीर बनने की जल्दी में नहीं थे, हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वो ज़रा जल्दी में था। हुआ कुछ यूँ कि 1973 से 74 की गिरावट में रिक मार्जिन लोन से दबा हुआ था, और उन 2 ईयर्स में शेयर मार्केट लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के बर्कशायर स्टॉक $40 पर शेयर से भी कम की अमाउंट में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वो कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन और रिक अमीर होने में इक्वली स्किल्ड थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास अमीर बने रहने की एक्स्ट्रा स्किल भी थी, और लंबे टाइम में ये स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखती है। नासिम तालिब ने इसको कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया, आगे बने रहने और सर्वाइवल में डिफरेंस है। पहले के लिए दूसरों की ज़रूरत होती है, आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। सर्वाइवल माइंडसेट को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए 3 बातों की समझ ज़रूरी है। नंबर 1, बड़े रिवॉर्ड चाहने से ज़्यादा मैं फाइनेंशियल रूप से अटूट होना चाहता हूँ, ये कमिटमेंट। और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी कैश रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी एसेट ओन करना चाहते हैं जिसका रिवॉर्ड बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान कैश रोकने से आप कंजूस दिख सकते हैं या ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप तेज़ी से इस बात से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि कैश 1% की कमाई देता है और स्टॉक एनुअल रूप से 10%। ये 9% का डिफरेंस हर रोज़ आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। उस कैश पर आपने जो रियल रिवॉर्ड पाया वो 1% पर ईयर नहीं है,
ये उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत टाइम की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको पूरी जिंदगी में रिवॉर्ड में ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े रिवॉर्ड पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अच्छे रिवॉर्ड जो बहुत लंबे टाइम तक टिके रहें। स्कीम बनाना नेसेसरी है, लेकिन हर स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है कि तब के लिए स्कीम बनाई जाए जब बनाई गई स्कीम काम ना करे। वो क्या कहावत है, यूर प्लान गॉड लाफ्स। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्लानिंग क्रिटिकल होती हैं, क्योंकि ये आपको बताती हैं कि आपका प्रेजेंट बिहेवियर सही के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही स्कीम्स होती हैं जो रियल वर्ल्ड में अपने पहले इनकाउंटर के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 साल के लिए अपनी इनकम, सेविंग अमाउंट और रिवॉर्ड की स्कीम बना रहे हैं, तो उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 सालों में हुई है, जिनका कोई भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर, एक हाउसिंग बूम और गिरावट जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकन सिटीजन ने अपने घर गंवा दिए। फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस जिसने इस बुक के लिखे जाने के टाइम पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है। कोई भी स्कीम तभी सक्सेसफुल कहलाती है जब वो रियलिटी की मार झेल सके, और अनसर्टेनिटी से भरा फ्यूचर हर किसी की रियलिटी है। एक अच्छी स्कीम इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वो इसे अपनाती है और मिस्टेक्स के लिए जगह बनाती है। जितना ज़्यादा आप किसी स्कीम के स्पेसिफिक पार्ट को रियल होते देखना चाहते हैं, उतना ही कमज़ोर आपकी फाइनेंशियल स्कीम हो जाती है। अगर आपकी सेविंग स्कीम में मिस्टेक के लिए इतनी जगह है कि आप ये कह सकें कि अगर अगले 30 साल तक स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर ये पर ईयर 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूँगा, उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल आपकी स्कीम बन जाएगी। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी कंडीशन में काफ़ी हद तक ठीक थे जहां चीज़ों को एकदम ठीक होने की ज़रूरत थी। मिस्टेक्स के लिए जगह, जिसे ज़्यादातर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, फाइनेंस में सबसे अंडर एप्रिशिएटेड फोर्स है। ये कई रूप में पाया जाता है, एक फ्रूगल बजट, फ्लेक्सिबल थिंकिंग और एक लूज टाइमलाइन। कुछ भी जो आपको आउटकम की रेंज के साथ हैप्पीली रहने दे। ये कंजर्वेटिव होने से अलग है। कंजर्वेटिव होने का मतलब रिस्क के एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूर रहना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब रिस्क के एक लेवल पर अपनी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी को बढ़ाकर सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, उतना ही कम फेवरेबल रिजल्ट हासिल करने की आपकी नीड्स। नंबर 3, एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो फ्यूचर को लेकर होपफुल हो, लेकिन फ्यूचर में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित, बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिमिज्म आमतौर पर इस आइडिया के रूप में डिफाइन किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है। सेंसिबल ऑप्टिमिज्म एक ऐसा आइडिया है कि ऑड्स आपके फेवर में हैं, और चाहे बीच में कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, अंत में टाइम के साथ सब संतुलित होकर अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। बल्कि आप ये जानते हैं कि बीच में परेशानियां तो आएंगी ही। आप इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की वक्र लाइन सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन इक्वली अवेयर भी कि नाउ और देन और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं। ये मानना कि लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, भले ही शॉर्ट टर्म में वो एक मजाक लगे, ये इंट्यूटिव नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। 20 की एज तक एक एवरेज इंसान अपने ब्रेन के लगभग आधे सिनेप्टिक कनेक्शन खो देता है, जो 2 ईयर की एज में उसके ब्रेन में थे, जैसे जैसे इनएफिशिएंट और अननेसेसरी पाथवेज क्लियर होते जाते हैं। लेकिन एक एवरेज 20 साल का इंसान एक एवरेज 2 साल के बच्चे की तुलना में ज़्यादा होशियार होता है। इमेजिन कीजिए अगर आप बच्चे के माता पिता हैं और आप अपने बच्चे के ब्रेन के अंदर देख पाएं। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के ब्रेन में सिनेप्टिक कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, यहाँ तो डैमेज और विनाश हो रहा है, हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो आप देख रहे हैं वो ग्रोथ का आम रास्ता है। इकोनॉमिक्स, मार्केट और करियर भी इसी तरह के पथ पर चलते हैं, डिस्ट्रक्शन के बीच डेवलपमेंट। पिछले 170 ईयर्स में यूएस इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह रही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अवधि में क्या हुआ? आखिर कहाँ से शुरू करें? 9 बड़े वॉर लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकन मारे गए। टोटल इस्टेब्लिश की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गई। 4 यूएस प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई। 675,000 अमेरिकन फ्लू की महामारी से मारे गए। 30 अलग अलग नेचुरल डिजास्टर में से प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकन सिटीजन की मृत्यु हुई। 33 रिसेशन टोटल मिलाकर 48 ईयर तक चले। उन मंदियों में से किसी एक का भी प्रिडिक्शन करने वालों का नंबर 0 था। स्टॉक मार्केट में किसी हाल ही की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से ज़्यादा गिरावट आई।
कम से कम 12 बार स्टॉक्स के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग सालों में एनुअल इन्फ्लेशन 7% से पार हुई। गूगल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल पेसिमिज्म ये शब्द कम से कम 29,000 बार न्यूज़ में छापे गए। इन 170 ईयर्स में हमारा लिविंग लेवल लगभग 20 गुना बढ़ा है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा हो जिसमें पेसिमिज्म के लिए ठोस कारण ना हो। एक ऐसा माइंडसेट जो इनसिक्योर होने के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक भी हो, उसे बनाए रखना डिफिकल्ट है, क्योंकि चीज़ों को वाइट और ब्लैक में देखना आसान है बजाय न्यूआंस को समझने के। लेकिन लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म का बेनिफिट उठाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में इनसिक्योर एक्सपीरियंस करना नेसेसरी है। जेसी लिवरमोर ने यह डिफिकल्ट रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। अमीर बनने के बाद उन्हें लगा कि अमीर बने रहना कन्फर्म था और वे अपराजयी थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक गैम्बलर के लिए घमंड से बचे रहने के लेसन पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से एक्सीलेंट इंसान के बड़े फेलियर सीधे घमंड से जोड़े जा सकते हैं। ये एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हर किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे, ये समझने के लिए कि आपदा के बीच ग्रोथ को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों हो सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 6, टेल्स और आप जीते। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी अपार संपत्ति हासिल कर सकते हैं। मैं पिछले 30 साल से मजबूती के साथ ये काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण मैथ ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स काम करते हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी को भी क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं, बस अगले की ओर बढ़ चलें। ब्रैड पिट, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए। हैंस बर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में लिटरेचर के बारे में जानना शुरू किया। किसी भी तरह से अपनी जवानी में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के डिकेड तक बर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आर्ट डीलर बन चुके थे। 2000 में बर्गुएज ने अपने पिकासो, बॉस, क्लीज और मैटिसेस के इनॉर्मस कलेक्शन का एक हिस्सा जर्मन गवर्नमेंट को 100 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा की कीमत में बेचा। ये इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन गवर्नमेंट ने इसे इफेक्टिव रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस कलेक्शन का कॉस्ट $7 बिलियन से भी ज़्यादा था। एक अकेला इंसान इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, ये वंडरफुल है। आर्ट बहुत सब्जेक्टिव होती है। कोई भी जिंदगी की शुरुआत में इसका प्रिडिक्शन कैसे लगा सकता था कि इस सेंचुरी में आगे चलकर सबसे पॉपुलर वर्क्स कौन से होंगे। आप कह सकते हैं स्किल, आप कह सकते हैं लक। इन्वेस्टिंग कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। महान इन्वेस्टर ने बड़ी अमाउंट में कला की खरीदारी की, कंपनी ने लिखा। कलेक्शन का एक बड़ा सबसेट बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हुआ और उन्हें एक पर्याप्त रूप से लंबे टाइम तक रोक कर रखा गया, जिससे पोर्टफोलियो रिवॉर्ड पोर्टफोलियो के बेस्ट एलिमेंट के रिवॉर्ड पर कन्वर्ज हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने इंडेक्स फंड की तरह काम किया। वे जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा, और उन्होंने ये सब पोर्टफोलियो में खरीदा, न कि अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। बर्गुएन की ही तरह कलेक्टेड आर्ट में से शायद 99% कम वैल्यूएबल साबित हुई हों, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। बर्गुएन ज़्यादातर रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी सरप्राइजिंगली सही साबित हो सकते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। लॉन्ग टेल रिजल्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे दूर के अंत का फाइनेंस में सबसे वंडरफुल प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी नंबर ज़्यादातर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ये समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है तब भी जब आप मैथ समझते हैं। ये बिल्कुल इंट्यूटिव नहीं है कि एक इन्वेस्टर आधा टाइम गलत हो और फिर भी समृद्धि हासिल कर ले। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीज़ों का अनसक्सेसफुल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीमबोट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। बिजनेस सक्सेस अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण बहुत ज़्यादा महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर फाइनेंस्ड। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से ज़्यादातर छोटे थे, ज़्यादातर दर्शकों के फेवरेट थे और ज़्यादातर ने नुकसान उठाया। स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स ने सब बदल कर रख दिया। 1938 के पहले 6 महीनों में इसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक मैग्नीट्यूड से ज़्यादा था। इसने डिज्नी स्टूडियोज़ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। कंपनी का सारा लोन चुका दिया। मेन कर्मचारियों को रिटेंशन बोनस मिला। कंपनी ने बरबैंक में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो खरीदा, जहां ये आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वॉल्ट को पॉपुलर से पूरी तरह यशस्वी बना दिया।
1938 तक वे कई सौ घंटों की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन इंडस्ट्री की भाषा में स्नो वाइट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा, प्रॉफिटेबल, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक टेल इवेंट का रिजल्ट है, लाखों में से एक आउटलाइन इवेंट। और हमारा ज़्यादातर ध्यान ऐसी चीज़ों पर जाता है जो बड़ी, प्रॉफिटेबल, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हों। जब वे ज़्यादातर चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक टेल का रिजल्ट हों, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी रेयर और पावरफुल हैं। कुछ टेल ड्रिवन इंडस्ट्रीज ऑब्वियस हैं। वेंचर कैपिटल को ही लीजिए। अगर कोई वीसी 50 इन्वेस्टिंग करे, वे पॉसिबली उनमें से आधे के फेलियर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, 10 के काफ़ी अच्छा करने की और 1 या 2 के बोनेंजा होने की, जो कैपिटल के रिवॉर्ड के 100% का संचालन कर सकें। एक बार इन्वेस्टिंग कंपनी कोरिलेशन वेंचर्स ने आंकड़ों को एनालाइज किया। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से ज़्यादा वेंचर फाइनेंशियल्स में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% इन्वेस्टिंग ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया, 1% ने 20 गुना से ज़्यादा रिवॉर्ड कमाया, आधा परसेंट 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से ज़्यादा की कमाई की, और यहीं से इंडस्ट्री का ज़्यादातर रिवॉर्ड आता है। आप सोचेंगे यही है जो वेंचर कैपिटल को इतना रिस्क भरा बना देता है, और वीसी में इन्वेस्टिंग करने वाला हर इंसान जानता है कि ये रिस्क से भरा है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और दुनिया में बस कुछ एक को ही महा सक्सेसफुल होने का अवसर मिलता है। अगर आपको ज़्यादा सिक्योर, प्रिडिक्टेबल और ज़्यादा स्टेबल रिवॉर्ड चाहिए तो आपको बड़ी पब्लिक कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा ही आप सोचते हैं। याद रखिए, टेल से ही सब ड्राइवन होता है। बड़े पब्लिक स्टॉक में टाइम के टाइम फ्रेम के साथ सक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर कैपिटल से ज़्यादा अलग नहीं है। ज़्यादातर पब्लिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं और बहुत ही थोड़ी वंडरफुल विजेता बन पाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का ज़्यादातर रिवॉर्ड होता है। एक बार रसेल 300 इंडेक्स के लिए रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिश किया, जो 1980 से पब्लिक कंपनियों का एक बड़ा ब्रॉड ग्रुप है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% कॉस्ट गंवा दी और इस अवधि में कभी भी उभर नहीं पाए। इफेक्टिव रूप से इंडेक्स का टोटल रिवॉर्ड 7% कंपोनेंट कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बेहतर परफॉर्मेंस की। ऐसी एक्सपेक्टेशन आप शायद वेंचर कैपिटल से करेंगे, लेकिन ये एक बोरिंग अलग इंडेक्स में घटा। पब्लिक कंपनियों के इस बर्ताव से कोई भी इंडस्ट्री बची नहीं है। आधे से ज़्यादा पब्लिक टेक्नोलॉजीज एवं टेलीकॉम कंपनीज अपना ज़्यादातर कॉस्ट खो देती हैं और फिर उभर नहीं पाती। यहाँ तक कि पब्लिक यूटिलिटीज़ में भी फेलियर का अमाउंट 10 में से 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक पब्लिक कंपनी और रसेल 3000 का मेंबर बनने के लिए सक्सेस का एक लेवल हासिल करना होगा। ये एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, न कि कोई अनबिलीवेबल स्टार्टअप। फिर भी ज़्यादातर का जीवन काल ईयर्स में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए। कोरेल्को रसेल 3000 इंडेक्स की एक पुरानी मेंबर। इसने 1980 और 90 के डिकेड्स की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल हैं। कोरेल्को 1987 में पब्लिक हो गई, उसे बहुत सक्सेस मिली और उसने एक के बाद एक हिट मूवीज़ दी। 1997 में कोरेल्को ने $500 बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस टाइम में बड़ी अमाउंट थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वो अनसक्सेसफुल हो गई। ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आनी बंद हो गई, कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो गए और 1990 के डिकेड के बीच तक पहुंचते पहुंचते कोरेल्को बीता काल बन चुकी थी। 1996 में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस और एक ऐसा घाटा जिसका सामना टाइम के साथ 10 में से 4 पब्लिक कंपनियां करती हैं। कोरेल्को की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत आम है। ये इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रसेल 3000 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ये एक शानदार रिवॉर्ड है, ये सक्सेस है। इंडेक्स में 40% कंपनियां इफेक्टिव रूप से अनसक्सेसफुल थी, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया वे बेकार कंपनियों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत थे, ठीक हीस बुर्गेन की तरह। लेकिन पिकासो और मैटिस के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ न सिर्फ कुछ कंपनियों के हाथ में मार्केट का ज़्यादातर रिवॉर्ड होता है, बल्कि उन कंपनियों के अंदर और टेल इवेंट्स होते हैं। 2018 में अमेजॉन ने S&P 500 रिवॉर्ड का 6% ड्राइव किया और अमेजॉन की ग्रोथ लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेजॉन वेब सर्विसेज के कारण है, जो खुद में उस कंपनी की टेल इवेंट है, जिसने फायरबोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ यूज़ किया है। 2018 में एप्पल लगभग 7% इंडेक्स रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये बहुत ज़्यादा आईफोन से ड्राइवन होता है, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में उतना टेलवाई है जितना हो सकता है। और इन कंपनीज में कौन काम कर रहा है? गूगल का हायरिंग रेट 0.2% है, फेसबुक का 0.7%,
एप्पल का लगभग 2% है। इसीलिए इन टेल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे लोग जो टेल रिवॉर्ड को आगे बढ़ाते हैं, उनके करियर भी टेल करियर होते हैं। ये मानना कि कुछ चीज़ें ज़्यादातर रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सिर्फ आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होता। ये इन्वेस्टर के रूप में आपके बिहेवियर का भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। नेपोलियन ने मिलिट्री जीनियस की डेफिनेशन कुछ इस तरह दी: एक ऐसा आदमी जो आम काम को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब एंशियस हो रहे हों। अपने जीवन काल में एक इन्वेस्टर के रूप में आप आज या कल, अगले वीक जो डिसीजन लेंगे वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना वो जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, पॉसिबली टोटल टाइम का 1% या उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग एंशियस हो रहे हों। सोचिए, अगर आप हर महीने $7 बचाएं तो 1900 से 2019 के बीच कितनी सेविंग्स करेंगे। आप वो $7 हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो या धूप। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमिस्ट किसी नज़दीक मंडराती रिसेशन या नई बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों, आप बस इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं। एक इन्वेस्टर जो ऐसा कर रहा है उसे शू का नाम दे देते हैं। लेकिन शायद रिसेशन के दौरान इन्वेस्टिंग करना बहुत डरावना लगे, तो जब इकोनॉमिक्स रिसेशन में ना हो तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम सब बेच देंगे और अपने मंथली डॉलर को कैश के रूप में सेविंग्स करेंगे। और जब ग्रेट डिप्रेशन खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस इन्वेस्टर को हम जिम कहेंगे। या फिर रिसेशन का डर माइंड में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और टाइम लगता है। आप स्टॉक्स में $7 इन्वेस्ट करते हैं, रिसेशन शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और रिसेशन खत्म होने के 6 महीने बाद वापस इन्वेस्ट करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के एक टाइम फ्रेम के बाद इन 3 इन्वेस्टर्स के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $4,35,557 होंगे, जिम के पास $2,57,386, टॉम के पास $2,34,476। सू एक मील के डिफरेंस से जीत जाती है। 1990 से 2019 के बीच 1428 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ ज़्यादा रिसेशन के दौरान थे। तो सिर्फ 22% टाइम के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से जब इकोनॉमिक्स ग्रेट डिप्रेशन में या उसके नज़दीक थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 ज़्यादा अमाउंट बनाया। अब एक हाल ही का एग्जाम्पल लें। डेढ़ 2008 के शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक इन्वेस्टर के रूप में आपका जैसा बिहेवियर रहा वो आपकी पूरी ज़िंदगी के रिवॉर्ड को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उस सब की तुलना में प्लेन चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। इन्वेस्टिंग में भी ठीक ऐसा ही लागू होता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपकी सक्सेस इस बात से डिसाइड होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत के लम्हों में कैसे रिएक्शन देंगे, न कि गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए बिताए ईयर्स में। एक प्रतिभावान इन्वेस्टर वो पुरुष या महिला है जो उस टाइम में एवरेज काम कर सके जब उसके चारों ओर सब एंशियस हुए जा रहे हैं। सारा संचालन टेल से ही होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में सब संचालन टेल से ही होता है, कि बहुत सी चीज़ों का गलत हो जाना, टूटना, अनसक्सेसफुल होना या गिरना कॉमन बात है। अगर आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। अगर आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज काम करेंगे। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपके ज़्यादातर साल बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं तो आप कई एफर्ट्स और आजमाइशों के बाद सही फील्ड में सही कंपनी में जगह हासिल कर लेंगे, और वो तब जब आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे टाइम के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर में से एक हैं। अगर आप इस बिजनेस में शानदार हैं तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे, उन्होंने एक बार कहा था। कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां आपको हर बार निपुण होना नेसेसरी है, एग्जाम्पल के लिए प्लेन उड़ाना, और फिर ऐसे फील्ड भी हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, जैसे एक रेस्टोरेंट का बावर्ची। इन्वेस्टिंग, बिजनेस और फाइनेंस इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। ऐसी बात जो मैंने इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट से सीखी है वो ये है कि कोई भी हमेशा अच्छे डिसीजन नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली इंसान ऐसी खराब स्कीमों से भरे होते हैं जिन पर वे कई बार एक्शन भी ले लेते हैं। ये सोचना बिल्कुल इंट्यूटिव नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कॉमन और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे सीईओ को शेयर होल्डर से माफ़ी मांगनी चाहिए। कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि एक बड़ी सफलता है तो हम फिलहाल इससे भी कई बड़े फेलियर्स पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटे बिल जैसा नजर आएगा। अमेजॉन के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है क्योंकि इसका पेमेंट अमेजॉन वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा से हो ही जाएगा जिससे $1 बिलियन की इनकम होती है। टेल से किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड हेसिंगटन ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन कैंसिल कर रही है। उन्होंने कहा,
हमारा हिट रेशियो फिलहाल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को पुश करता रहता हूँ। हमें और रिस्क उठाना होगा, आपको असाधारण चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि टोटल मिलाकर हमारा कैंसल रेट ज़्यादा होना चाहिए। ये ना तो भ्रम है और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की हार कि किस तरह टेल से सक्सेस ड्रीवन होती है। या ऑरेंज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ फेलियर्स भी झेलने होंगे। इस बात के स्वाभाविक न महसूस होने का कारण एक ये भी है कि ज़्यादातर क्षेत्रों में हम बस तैयार प्रोडक्ट को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने टेल सक्सेस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ वो हिलेरियस और फ्लॉलेस है। वो क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में एक्टिंग करता है वो बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी जीनियस एक्टर पहले से ये नहीं जान सकता कि कौन से जोक्स बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा कॉमेडी एक्टर बड़े स्थलों में परफॉर्मेंस करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। इस पिछले दौरे से मैंने न्यू बर्न्सविक में स्टेट फैक्ट्री नाम की एक जगह में परफॉर्मेंस की। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो किए। एक न्यूज़लेटर ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को पब्लिश किया। इसमें बताया गया किस तरह रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ जोक्स हटाने होंगे, उन्होंने प्रहसन के बीचों बीच कहा। वे बढ़िया जोक्स जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ वे टेल हैं जो सैकड़ों एफर्ट्स के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं। इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ या एवरेज एनुअल रिवॉर्ड जानना आसान है, या फिर उनके सबसे ग्रेट सबसे उल्लेखनीय इन्वेस्टमेंट वे खुले तौर पर अवेलेबल हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। हर वो इन्वेस्टिंग जो उन्होंने अपने करियर में की उसका हिसाब लगाना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी बेकार चयन, खराब बिजनेस और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा हैं। वे टेल रिवन रिवॉर्ड का दूसरा छोर हैं। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर मीटिंग में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना ज़्यादातर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ टॉप निवेशों को हटा दें, इसका लॉन्ग टर्म पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है। जब हम किसी रोल मॉडल इंसान की सक्सेस पर खास ध्यान देते हैं तो हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी सक्सेस उनके कामों के एक छोटे % के कारण है। इस कारण हम अपने खुद के फेलियर, लॉसेस और इंटरप्शन से चलते ऐसा एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम गलत हों या फिर लगभग सही, जैसा कि ज़्यादातर मास्टर्स होते हैं। हो सकता है कि जब वे सही थे तो ज़्यादा सही रहे हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वे उतनी ही बार गलत भी रहे हों जितना कि आप। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सही हैं या गलत, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप सही हों तो आप कितना पैसा कमा रहे हैं और जब गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही इंटेलिजेंट ज़िंदगी मौजूद है। ये तथ्य कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं ये उस सबसे लंबी टेल का रिजल्ट है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, और ये एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे पैसा आपको और ज़्यादा खुश कर सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 7, फ्रीडम। और पैसे को लेके ये मेरा खुद का भी फेवरेट टॉपिक है। अपने टाइम पर कंट्रोल पाना वेल्थ से पाया जाने वाला सबसे बड़ा फायदा है। सक्सेस की हाईएस्ट फॉर्म हर सुबह उठकर ये कहने की कैपेबिलिटी है कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लोग खुशी पाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल सब्जेक्ट है क्योंकि सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन सुख का अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने टाइम तक, ऐसा कर पाने की कैपेबिलिटीज़ अमूल्य हैं। ये प्राइसलेस है। ये सबसे बड़ा डिविडेंड है जो वेल्थ से मिलता है। और नोटिस कीजिए कि मैं वेल्थ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्दो बुक में मनी लिखा हुआ है, बट ये फ्रीडम हमें पैसे से नहीं मिलती। ये फ्रीडम उन एसेट से मिलती है जो तब भी हमारे लिए काम कर रहे हों जब हम सो रहे हों। क्योंकि जब हम इनएक्टिव हैं और तब भी हमारी अच्छी खासी कमाई हो रही है, तभी तो हम पैसे से टेंशन फ्री हुए। अगर हमारे पास सिर्फ पैसे हैं, कोई सिस्टम नहीं है जो हमारे लिए कमा रहा है और हमें कुछ काम करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं, तो वो कोई फ्रीडम नहीं है। क्योंकि अब भी जब आप काम करोगे, अपना टाइम दोगे, सिर्फ तभी कमा पाओगे, तो फ्री कैसे हुए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट से 100 करोड़ रुपए आ जाएं और सिर्फ इस स्टैटिक मनी के बेसिस पे हम कह लें कि हम फ्री हो गए हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये तो बस एक फिक्स्ड अमाउंट है और जब ये खर्च होना शुरू होता है तो कब खर्च हो जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसे नहीं कमाने, आपको वेल्थ बिल्ड करनी है।
क्योंकि सिर्फ यही ट्रू फ्रीडम देगा। और वेल्थ का मतलब है हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप। और ये चीज़ मैंने वैसे द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत बुक से सीखी थी और ये लाइफ चेंजिंग है। मूविंग ऑन टू द बुक। एंगस कैम्पबेल मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट थे। वे 1970 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे टाइम पर रिसर्च की जब साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा उन डिसऑर्डर पर केंद्रित हुआ करती थी जो लोगों को खत्म कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। कैम्पबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1987 में छपी उनकी बुक द सेंस ऑफ वेलबींग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, लोग आमतौर पर जिंदगी में उससे कहीं ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्लियर रूप से औरों से बेहतर नजर आ रहे थे और आप उन्हें नेसेसरी रूप से इनकम या ज्योग्राफी या एजुकेशन के बेस पर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी ग्रुप्स में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे पावरफुल डिनोमिनेटर आसान था, कैम्पबेल ने खुलासा किया। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल की एक गहन अनुभूति सुख के पॉजिटिव इमोशंस का ज्यादा विश्वसनीय प्रिडिक्टर है बजाय जिंदगी की उन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के जिन पर हमने गौर किया। आपके सैलरी से ज्यादा, आपके घर के साइज से ज्यादा, आपके काम की रेपुटेशन से ज्यादा, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर कंट्रोल सबसे बड़ा लाइफस्टाइल वेरिएबल है जो लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। वेल्थ की सबसे बड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका इससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके टाइम पर कंट्रोल प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटीज हैं। थोड़ा थोड़ा करके इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का एक लेवल हासिल करना जो अनस्पेंट एसेट से मिलता है, जो आपको इस बात पर ज्यादा कंट्रोल देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। वेल्थ की एक छोटी अमाउंट का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की कैपेबिलिटी जब आप बीमार हों, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और अमाउंट का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद भी एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े। ये जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के इमरजेंसी फंड का मतलब है अपने बॉस से डरकर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ टाइम लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे ज्यादा वेल्थ का मतलब है कम सैलरी लेकिन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वाली नौकरी चुनने की कैपेबिलिटीज, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम टाइम लगता हो, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की कैपेबिलिटीज, बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर रिटायर होना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको रिटायर होना पड़े। अपने पैसे को टाइम और ऑप्शंस को खरीदने के लिए यूज करने के जो लाइफ टाइम बेनिफिट्स हैं, उसका मुकाबला शायद ही कुछ कंट्रोल चीजें कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक इन्वेस्टर बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते हैं। बस एक यही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर ईयर में लॉस एंजलिस के एक इन्वेस्टिंग बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप हासिल कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि इन्वेस्टर बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं। जितना मुझे लगता था कि इंसान झेल सकते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा लंबे और कंट्रोल्ड टाइम के लिए काम करते हैं। सच में ज्यादातर लोग ये नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में एक कहावत थी, अगर आप सैटरडे को काम पर नहीं आते हैं तो संडे को लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी इंटेलेक्चुअल रूप से स्टिमुलेटिंग थी, सैलरी भी अच्छा देती थी और मुझे इंपॉर्टेंट होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे टाइम का हर एक पल मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरी जिंदगी का सबसे दुखी एक्सपीरियंस बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे डिफिकल्ट बात यह थी कि मुझे ये काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था। लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना जिस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, वो ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना हो जो आपको एकदम नापसंद हो। इस इमोशन का एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट इसे रिएक्टेंस कहते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोनाह बर्जन ने इसे इस तरह समराइज किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो ड्राइवर की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने की कोशिश करते हैं तो वे डिसएम्पावर्ड फील करते हैं। ये महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई ऑप्शन चुना, उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही ऑप्शन चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सच है, आप समझ सकते हैं कि पैसे को ऐसी जिंदगी के साथ अलाइन करने में अमेजिंग रिवॉर्ड मिलता है जिसमें आप वो कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट डेरिक सीवर्स ने एक बार एक दोस्त के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके अमीर बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 पर ईयर कमाता था, लगभग लो वेजेस।
न मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का टोटल खर्च $1000 पर मंथ था और मेरी मंथली इनकम $1800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 ईयर का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे टाइम के लिए म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसीलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को एक कहानी सुनाई, उसने पूछा आगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा उससे मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में ज्यादा पैसे आए। बदलाव तब आया जब मैं 22 साल का था। दुनिया की हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे अमीर देश है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ के सिटीजन ऑन एवरेज 1950 की तुलना में ज्यादा खुश हैं, जब वेल्थ और इनकम काफी कम थी, मिड लेवल पर भी। 2019 में 140 देशों में 150,000 लोगों पर किए गए गैलप सर्वे में पाया गया कि 45% अमेरिकन सिटीजन्स ने कहा था कि उन्होंने पिछले दिन काफी चिंता का एक्सपीरियंस किया। ग्लोबल एवरेज 39% था। 55% अमेरिकन सिटीजन ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी तनाव का एक्सपीरियंस किया। बाकी दुनिया के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही हमने अपने टाइम पर ज्यादा कंट्रोल भी गंवा दिया है, और ये दोनों उत्तम रूप से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 1955 में महंगाई से कंबाइन होकर मिडिल क्लास फैमिली की इनकम $29,000 थी। 2019 में ये $62,000 से कुछ ज्यादा थी। हमने उस वेल्थ का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसको 1950 के डिकेड में कोई मिडिल क्लास फैमिली इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। एक एवरेज अमेरिकन घर में अब रहने वालों के नंबर से ज्यादा बाथरूम हैं। हमारी कारें ज्यादा तेज और एफिशिएंट हैं। हमारी टीवी ज्यादा चीप और क्लियर हैं। लेकिन हमारे टाइम के साथ जो हुआ है वो डेवलपमेंट के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफी हद तक हम में से ज्यादातर लोगों के एम्प्लॉयमेंट का स्वभाव है। जॉन डी रॉकीफेलर अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। साथ ही वे एक एकांतवासी भी थे और अपना ज्यादातर टाइम अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते थे, जानबूझकर खुद को इनएक्सेसिबल बनाए रखते, और जब भी किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी वर्कर जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया वो बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकीफेलर ज्यादातर ये कविता पढ़कर सुनाते। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था ओक के पेड़ पर। जितना ज्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वो बोलता उतना ही ज्यादा सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं? रॉकीफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकीफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे डिसीजन लेना था। रॉकीफेलर का प्रोडक्ट, उनका डिलीवरेबल वो नहीं था जो वो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका प्रोडक्ट वो था जिसे वे अपने ब्रेन में सोचा करते थे। इसीलिए वे अपना ज्यादातर टाइम और एनर्जी वहीं लगाते। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही ज्यादातर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस टाइम में वे लगातार अपने ब्रेन में काम पर लगे रहते थे और प्रॉब्लम्स के समाधान ढूंढते रहते थे। ये उनके टाइम में यूनिक था। रॉकीफेलर के टाइम में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गार्डन के अकॉर्डिंग 46% एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग रिलेटेड था और 35% क्राफ्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। कुछ ही प्रोफेशन वर्कर्स के ब्रेन पर डिपेंड करते थे। आप सोचते नहीं थे, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम प्रत्यक्ष और भौतिक हुआ करता था। आज ये पलट चुका है। अब 38% एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स, ऑफिशियल्स और प्रोफेशनल्स के रूप में डेजिग्नेटेड हैं। ये डिसीजन मेकिंग काम है, और 47% सर्विस वर्क हैं जो ज़्यादातर आपके विचारों पर भी उतना ही डिपेंड करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से ज़्यादातर के पास ऐसी जॉब है जो 1950 के किसी प्रोडक्शन कर्मी के बजाय रॉकीफेलर के काम से ज़्यादा मेल खाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार बनाने का है तो जब आप असेंबली लाइन में ना हो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग कैंपेन बनाने का है, एक थॉट बेस्ड और डिसीजन लेने का काम, आपका इक्विपमेंट ब्रेन है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आपके ट्रैवलिंग के टाइम, खाना बनाते टाइम, अपने बच्चों को सुलाते टाइम और एंशियस होकर सुबह 3 बजे नींद से जागने के टाइम,
आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन लगता ये है कि आप 2400 घंटे काम कर रहे हैं। द एटलांटिक के डेरेक थॉमसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रेजेंट किया। अगर 21st सेंचुरी के ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एक पोर्टेबल डिवाइस हैं, तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। ये अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर एज ने प्रोडक्टिविटी के टूल्स को ऑफिस से आज़ाद कर दिया है। ज़्यादातर नॉलेज वर्कर्स जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन पोर्टेबल ऑल पर्पस मीडिया मेकिंग मशीन है, वे थियोरेटिकली अपने मेन ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं जितना टोक्यो वीवर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने टाइम पर कंट्रोल बहुत कम हो चला है, और चूंकि टाइम पर कंट्रोल सुखी होने के लिए मेन रूप से प्रभावकारी है, तो इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा वेल्दी होने के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस प्रॉब्लम का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम ये समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जेरेंटोलॉजिस्ट कार्ल प्लीमेर ने अपनी बुक 30 लेसन्स फॉर लिविंग में लगभग 1000 बड़े अमेरिकन्स का इंटरव्यू किया, ये जानने के लिए कि उनके डिकेड्स के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है। एक ने भी, हजारों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे वो सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना वेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपके पास उनसे ज़्यादा है तो आप इनफैक्ट सक्सेसफुल हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपनी जॉब अपने फ्यूचर की अर्निंग कैपेबिलिटीज़ के बेस पर चुननी चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वो थी गहरी दोस्ती, खुद से बड़े गोल का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया अनस्ट्रक्चर्ड टाइम बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वो जो पैसे से खरीदा जा सकता है, जितना वे आपको चाहते हैं। खास तौर से वे चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, प्लीमेर ने लिखा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास, बाय इवॉल्व। कोई भी आपकी वेल्थ से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। वैलेट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सबसे बढ़िया कारें चलाने का मौका मिलता है। गेस्ट फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस चलाकर रहे थे, एकदम एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप। मेरा हमेशा का सपना था कि मेरे पास भी ऐसी एक कार हो, क्योंकि ये, मैं ऐसा सोचता था, दूसरों को बहुत मजबूती के संकेत करता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप इंपॉर्टेंट हैं, मेरी तरफ देखिए। विडंबना यह है कि मैं शायद ही कभी उन्हें देखता था, चालकों को। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो, वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर वो कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। चाहे ये सबकॉन्शियस माइंड में हो या नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स है। लोग वेल्थ की चाह रखते हैं जिससे वे औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन रियलिटी में वे लोग ज़्यादातर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे वेल्थ को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपकी वेल्थ को खुद अपनी प्रशंसा की डिज़ायर के बेंचमार्क के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो लेटर मैंने अपने बेटे को जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार चाहिए, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो है दूसरे लोगों से मिलने वाली रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, और तुम्हें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वो तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर यह ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनकी रिस्पेक्ट और एडमायरेशन तुम पाना चाहते हो। मैंने ये एक वैलेट का काम करते हुए सीखा। जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे, वे जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही तकते होंगे, और फिर मुझे विश्वास है उन्हें अच्छा लगता होगा, मुझे विश्वास है उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, और मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता था? क्या वे जानते थे कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे होने की इमेजिनेशन किया करता था? क्या उन्होंने ये सोचकर फरारी खरीदी कि इससे उन्हें एडमायरेशन हासिल होगा, बिना ये सोचे कि मैं और पॉसिबली ज़्यादातर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं लेकिन उनके यानी ड्राइवर के बारे में पल भर के लिए भी नहीं सोचते? क्या ये बात उन बड़े घरों में रहने वालों पर भी लागू होती है? एब्सोल्युटली यस। जवाहरात और कपड़े, हाँ।
मेरा पॉइंट यहाँ पर पैसे पाने की लालसा को या महंगी गाड़ी की लालसा को खत्म करना नहीं है। मुझे खुद ये दोनों पसंद हैं। ये एक सटल रिकॉग्नाइजेशन है कि लोग ज़्यादातर दूसरों से रिस्पेक्ट और एडमायरेशन पाने की कामना रखते हैं, और पैसे से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्रशंसा नहीं मिलती। अगर आपका गोल रिस्पेक्ट और एडमायरेशन हासिल करना है तो ध्यान रखिए आप ये किस तरह करते हैं। ह्यूमिलिटी, दया और संवेदना से आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी बजाय हॉर्स पावर के। फरारी को लेकर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तेज कारों के विरोधाभास के बारे में एक और कहानी अगले चैप्टर में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 9, वेल्थ वो है जो आपको दिखाई नहीं देती, बाय इवॉल्व। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। पैसे की अनेकों आयरनी हैं, ये रही एक इंपॉर्टेंट वन। वेल्थ वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने 2000 के डिकेड के बीच में लॉस एंजलिस में एक वैलेट के रूप में काम किया, जब मटेरियलिस्टिक अपीयरेंस की वैल्यू ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी हर चीज से ज्यादा हुआ करती थी। अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ज्यादा ध्यान न दे रहे हों। लेकिन जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफी लोग एवरेज रूप से सक्सेसफुल थे, जिन्होंने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक इंसान याद है जिसे हम रॉजर कहेंगे। वो लगभग मेरी एज का था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रॉजर क्या काम करता था, लेकिन वो एक पॉर्श चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफी था। फिर एक दिन रॉजर एक पुरानी होंडा में आया, अगले वीक भी, और फिर उसके अगले वीक भी। तुम्हारी पॉर्श को क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजलिस ऐसे रॉजरों से भरा पड़ा है। $1 लाख की कार चलाने वाला इंसान अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी वेल्थ के बारे में आपके पास जो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब उसके पास कार खरीदने के पहले से $1 लाख कम है, या फिर $1 लाख का एक्स्ट्रा लोन। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम ज्यादातर जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वेल्थ के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देखते, इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम की फोटोज, मॉडर्न कैपिटलिज्म, जब तक लोग कुछ हासिल ना कर लें उसका दिखावा करते रहने में उनकी हेल्प करने को चेरिश इंडस्ट्री बना देता है। लेकिन सच ये है कि वेल्थ वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। वेल्थ वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और वो फर्स्ट क्लास का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। वेल्थ का मतलब वो फाइनेंशियल वेल्थ है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम वेल्थ के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप कंटेक्चुअलाइज भी नहीं कर सकते। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग बैंकरप्ट हो गई थी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फायर कर दिया। एडवाइजर ने जवाब दिया, क्या उन्हें बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वो चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीजें बचेंगी और पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, लोगों को ये बताना पड़ता है। ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा। और ये करोड़पति होने के ठीक अपोजिट है। इन्वेस्टर बिल मैन ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वो पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वो पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस ये इतना ही सिंपल है। ये बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। वेल्दी होने का सिर्फ एक तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। ये न सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करने का तरीका है, बल्कि वेल्थ की डेफिनेशन भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वेल्दी और रिच होने के बीच के डिफरेंस को समझ सकें, और ये डिफरेंस ना समझ पाना वेल्थ रिलेटेड अनेकों बड़े डिसीजन का सोर्स है। रिच होना एक प्रेजेंट इनकम है। $1 लाख की कार चला रहा कोई इंसान निश्चय ही अमीर है, क्योंकि अगर उन्होंने वो कार लोन लेकर भी खरीदी हो तो मंथली पेमेंट के लिए एक कंफर्म्ड अमाउंट की जरूरत होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन वेल्थ छिपी रहती है। ये वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई।
वेल्थ वो ऑप्शंस हैं जिसे अभी नहीं चुना गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसकी कीमत आपको ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करने में है, जिससे आप एक दिन उससे ज़्यादा सामान खरीद सकें जितना आप आज खरीद सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज एक बढ़िया एनालॉजी प्रोवाइड करते हैं। वेट घटाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है उनके लिए भी जो ज़ोरदार एक्सरसाइज करते हैं। अपनी बुक बिल बॉडी में बिल ब्राइंस क्लियर करते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में पाया गया कि लोग एक्सरसाइज के दौरान घटाई कैलोरी को लगभग 4 गुना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। फिर एवरेज रूप से जितनी कैलोरी उन्होंने घटाई, लगभग उसके 2 गुना कैलोरी का इंटेक ज़्यादा करते हैं। सच ये है कि बहुत ज़्यादा खाना खाकर आप आसानी से ज़्यादातर एक्सरसाइज का नाश कर सकते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग करते भी हैं। एक्सरसाइज ठीक अमीर होने जैसा ही है। आप सोचते हैं मैंने मेहनत कर ली, अब मुझे एक टेस्टी मील का आनंद उठाना चाहिए। वेल्थ का मतलब उस स्वादिष्ट भोज को ठुकराना और टोटल कैलोरी को घटाना है। ये डिफ़िकल्ट है और इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुनते हैं, इन दोनों के बीच एक डिफरेंस डेवलप हो जाता है और टाइम के साथ आपको बेनिफिट्स देता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि अमीर रोल मॉडल इंसान ढूंढना आसान है, वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग उनकी सक्सेस छिपी रहती है। हाँ, ऐसे वेल्दी लोग भी हैं जो काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वो उनकी अमीरी है। हम देखते हैं कि वे कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी सेविंग्स, रिटायरमेंट फंड या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वो घर नहीं जो वो थोड़ा सा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर खतरा ये है कि ज़्यादातर लोग अपने माइंड में वेल्दी होने की कामना रखते हैं। वे आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं जो आपको उस फाइनेंशियल वेल्थ से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन ये बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस कंट्रोल को देख नहीं पाते जो सच में वेल्दी होने के लिए चाहिए। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे कुछ लेसन्स लेना भी डिफ़िकल्ट है। लोग दूसरों को इमिटेट करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन वेल्थ का सीक्रेट नेचर दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मौत के बाद वे बहुत से लोगों के फाइनेंशियल आइडियल बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफ़ी प्रेम दर्शाया गया। लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के भी फाइनेंशियल आदर्श नहीं थे, क्योंकि उनके वेल्थ की हर एक पाई छिपी हुई थी, उनसे भी जो उन्हें जानते थे। ज़रा सोचिए, अगर आपने कभी महान राइटर्स की किताबें ना पढ़ी हों तो खुद लिखना कितना डिफ़िकल्ट होगा। कौन आपकी इंस्पिरेशन होगा, किसकी आप प्रशंसा करेंगे, किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे। ऐसे तो वो काम जो पहले से डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो आप देख नहीं सकते उससे लेसन्स लेना बहुत मुश्किल है, जिससे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए वेल्थ बिल्ड करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। वर्ल्ड ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही मॉडेस्ट हों लेकिन सच में वेल्दी हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नज़र आते हैं लेकिन बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। और ये हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप दूसरों की सक्सेस को आंक रहे हों या फिर खुद अपना ध्येय साध रहे हों। लेकिन अगर वेल्थ वो है जिसे आप खर्च ही नहीं करते तो फिर उसके होने का फ़ायदा ही क्या। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राज़ी करता हूँ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 10, सेव मनी, धन दौलत की सेविंग्स करें, बाय इवॉल्व। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो उसे जनरेट कर सकता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वंडरफुल। चलिए मैं आपको पैसे बचाने के लिए राज़ी करता हूँ। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन ये एक अजीब काम है ना। क्या पैसे बचाने के लिए लोगों को मनाना पड़ता है? मेरा मानना है हाँ, बहुत से लोगों को मनाना पड़ता है। एक रेगुलर इनकम के बाद लोग मेनली इन 3 ग्रुप्स में आते हैं। पहले जो सेविंग्स करते हैं, दूसरे जिन्हें नहीं लगता कि वे सेविंग्स कर सकते हैं, तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेविंग्स की ज़रूरत ही नहीं। ये बाकी 2 ग्रुप्स के लिए है। पहला थॉट सिंपल लेकिन जो आसानी से अनदेखा हो जाता है, ये है कि वेल्थ बिल्ड करने का रिलेशन आपकी इनकम या इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड से कम और आपकी सेविंग रेट से ज़्यादा होता है। एफिशिएंसी की पावर के बारे में एक कहानी। 1970 में ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सारा ऑयल खत्म होने वाला है। कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा था और जितना ऑयल हम खुदाई करके निकाल सकते थे वो बहुत कम पड़ रहा था। शुक्र है कि ऑयल का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें ज़्यादा ऑयल मिल गया या फिर हमने बेहतर ढंग से ऑयल की खुदाई करना सीख लिया। ऑयल क्राइसिस पर विजय पाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने ऐसी कारें, फैक्ट्रियां और घर बनाने शुरू कर दिए जो पहले की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट थे।
यूनाइटेड स्टेट्स 1950 के कंपैरिजन में अब पर डॉलर 60% कम एनर्जी का यूज करता है। सड़क पर चलने वाली सभी गाड़ियों का एवरेज माइल पर गैलन 1975 से अब तक 2 गुना हो चुका है। 1989 की फोर्ड टॉरस सेडान का एवरेज 18 mpg था। 2019 की शेवी सबअर्बन, जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, का एवरेज 18.7 mpg है। दुनिया ने अपनी एनर्जी वेल्थ एनर्जी को बढ़ाकर डेवलप नहीं की, बल्कि अपनी एनर्जी के यूज़ को घटाकर की। यूएस का ऑयल और गैस प्रोडक्शन 1975 से 65% बढ़ चुका है, जबकि उस एनर्जी के साथ जो हम कर सकते हैं कंजर्वेशन और एफिशिएंसी उसके डबल हो चुके हैं। इसीलिए ये देखना आसान है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा एनर्जी ढूंढना हमारे कंट्रोल के बाहर है और अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है, क्योंकि ये सही जियोलॉजी, ज्योग्राफी, वेदर और जियोपॉलिटिक्स के नाजुक मिक्सचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा एफिशिएंट होना हमारे कंट्रोल में है। एक हल्की कार खरीदना या फिर बाइक चलाना आपके हाथ में है और 100% रूप से एफिशिएंसी में सुधार ला सकता है। हमारे पैसे पर भी यही लागू होता है। इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड आपको अमीर बना सकते हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, कब तक काम करेगी या मार्केट साथ देंगे या नहीं, ये हमेशा डाउटफुल रहता है। रिजल्ट अनसर्टेनिटी से घिरे रहते हैं। पर्सनल सेविंग्स और फ्रूगैलिटी, फाइनेंस का कंजर्वेशन और एफिशिएंसी वेल्थ की इक्वेशन के वे हिस्से हैं जो ज़्यादा आपके कंट्रोल में हैं और फ्यूचर में भी 100% उतने ही प्रभावशाली होंगे जितने आज हैं। अगर आप सोचते हैं कि वेल्थ डेवलप करने के लिए और ज़्यादा मनी और इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड की ज़रूरत होगी, आप उतने ही पेसिमिस्टिक बन जाएंगे जितने 1970 में वे एनर्जी के एंड में विश्वास करने वाले थे। आगे बढ़ने का पार्ट डिफिकल्ट है और आपके कंट्रोल के बाहर नजर आएगा। अगर आप इसे अपनी फ्रूगैलिटी और एफिशिएंसी से ड्राइवन होता देखेंगे तो आपको अपनी डेस्टिनी साफ नजर आएगी। वेल्थ बस एक एक्यूमुलेटेड लेफ्ट ओवर्स हैं जो आपके खर्च के बाद बचती है, और क्योंकि आप बिना ऊंची इनकम के भी वेल्थ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बिना हाई सेविंग अमाउंट के वेल्थ जोड़ने का कोई मौका नहीं रखते, ये बिल्कुल क्लियर है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंट रूप से वेल्थ की कॉस्ट आपकी ज़रूरतों के रिलेटिव है। मान लीजिए कि आपकी और मेरी नेटवर्थ बराबर है, और मान लीजिए कि आप मुझसे बेहतर इन्वेस्टर हैं। मैं 8% एनुअल रिवॉर्ड कमा सकता हूँ और आप 12% कमा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी वेल्थ को लेकर ज़्यादा एफिशिएंट हूँ। कहिए कि मुझे एक सुखी ज़िंदगी बिताने के लिए उसमें से बस आधे पैसों की ज़रूरत है, जबकि आपकी लाइफस्टाइल आपकी बढ़ती वेल्थ के साथ उससे मेल खाती रहती है। मैं आपसे ज़्यादा वेल्दी रहूँगा बावजूद इसके कि मैं आपसे ख़राब इन्वेस्टर हूँ। मुझे अपनी इन्वेस्टिंग से कम रिवॉर्ड के बावजूद ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इनकम के लिए भी यही लागू होता है। कम वेल्थ के साथ खुश रहना सीखने से आप क्या चाहते हैं और आपके पास क्या है उसके बीच एक डिफरेंस बिल्ड हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका सैलरी बढ़ने से होता है, लेकिन उससे आसान तरीके से और आपके ज़्यादा कंट्रोल में। एक हाई सेविंग्स इनकम का मतलब ये भी है कि आपका खर्च कम से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तब की तुलना में जब आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब इसे इस संदर्भ में समझिए कि एनुअल सेविंग्स के 0.7% बेहतर परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए कितना टाइम और एफर्ट लगता है। लाखों घंटों का रिसर्च, प्रोफेशनल से करोड़ों डॉलर का अटेम्प्ट, और ये समझना बहुत ही आसान है कि इफेक्टिव रूप से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चेस करने लायक है। ऐसे भी पेशेवर इन्वेस्टर्स हैं जो वीक में 80 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं ताकि 1% का 10th अमाउंट अपने रिवॉर्ड में जोड़ सकें, और उनके मैक्सिमम खर्चे ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल के कारण हैं और कम अटेम्प्ट से काबू में किए जा सकते हैं। बड़े इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड और अच्छी इनकम वंडरफुल हैं जब उन्हें हासिल किया जा सके, और कुछ लोग उन्हें हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये तथ्य कि फाइनेंशियल इक्वेशन के एक और इतना ज़्यादा एफर्ट और दूसरी ओर बहुत कम ज़्यादातर लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इनकम के एक कंफर्म लेवल के बाद आपको बस वो चाहिए जो आपकी ईगो के नीचे हो। बेसिक चीज़ों की ज़रूरत सबको होती है। जब वो पूरी हो जाती है, कंफर्टेबल बेसिक ज़रूरतों का एक और लेवल होता है, और उसके बाद वे बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो कंफर्टेबल, एंटरटेनिंग और एजुकेशनल भी हों। लेकिन मटेरियलिज्म के एक लेवल से आगे बढ़कर खर्च करना आपकी इनकम की ओर पहुंचते आपकी ईगो को रिफ्लेक्ट करता है। पैसे खर्च करने का वो तरीका जिससे लोगों को पता चल सके कि आपके पास पैसा है या था, इसे इस नज़र से देखिए। और सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे पावरफुल उपाय इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी ह्यूमिलिटी को बढ़ाना है। जब आप सेविंग्स को अपनी इनकम और ईगो के बीच के डिफरेंस के रूप में देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि एक अच्छी इनकम वाले इतने लोग आखिर ज़्यादा सेविंग्स क्यों नहीं कर पाते। स्वाभाविकता के अपोजिट ये एक दिन डेली का स्ट्रगल बन जाता है, जिसमें आप दूसरों का मुकाबला करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते रहते हैं। वे लोग जिनकी पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस इंड्योरिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि उनकी इनकम ज़्यादा ऊंची हो,
उनका नेचर कुछ ऐसा होता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लोगों की सेविंग्स करने की कैपेबिलिटीज जितना वे सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके कंट्रोल में होती है। कम खर्च करके सेविंग की जा सकती है। अगर आपकी डिज़ायर्स कम हो तो आप पैसा भी कम खर्च करेंगे, और आपकी डिज़ायर्स कम रहेंगी अगर आप इस बारे में कम परवाह करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि मैंने इस बुक में आर्ग्यू किया है, धन दौलत फाइनेंस से ज़्यादा साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, और आपको सेविंग्स करने के लिए किसी खास रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग घर के डाउन पेमेंट, नई कार या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है वाकई, लेकिन सेविंग्स करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को खरीदने के गोल की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ सेविंग करने के गोल से सेविंग्स कर सकते हैं, और सच में आपको ऐसा करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। किसी स्पेसिफिक गोल के लिए सेविंग करने का मतलब एक प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में बनता है, लेकिन हमारा वर्ल्ड ऐसा नहीं है। सेविंग सबसे खराब पल में आपको भौचक्का कर देने वाली जिंदगी की इनएविटेबल एबिलिटी के अपोजिट एक ढाल है। सेविंग का एक और बेनिफिट जो खर्च करने के गोल से जुड़ा हुआ नहीं है वो हमने चैप्टर 7 में देखा, अपने टाइम पर कंट्रोल हासिल करना। पैसा जिन ऑब्वियस चीज़ों को खरीद सकता है उसे सभी जानते हैं, इंटेंजिबल पहलू को समझना डिफिकल्ट है, इसीलिए ये ज़्यादातर अननोन रह जाता है। लेकिन वेल्थ के इंटेंजिबल बेनिफिट्स हमारे सुख को बढ़ाने में कहीं ज़्यादा धनवान और कैपेबल सिद्ध हो सकते हैं, बजाय उन टेंजिबल चीज़ों के जो हमारी सेविंग का क्लियर रूप से गोल होती हैं। खर्च करने के गोल के बगैर की गई सेविंग्स आपको ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वेट करने की कैपेबिलिटीज और सही ऑप्शंस दबोचने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ये आपको सोचने के लिए टाइम देती है, ये आपको अपनी खुद की शर्तों पर रास्ता बदलने की कैपेबिलिटीज देती है। सेविंग का हर छोटा हिस्सा फ्यूचर के एक पॉइंट को ओन करके उसे अपने आप को देने जैसा है, जिसका ओनर कोई और हो सकता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम पर कंट्रोल वेल्थ के एक इनविजिबल रिवॉर्ड की तरह है। बैंक में कैश पर कितना रिवॉर्ड होता है जो आपको करियर बदलने, जल्दी रिटायर होने या चिंता से मुक्ति प्रोवाइड करता है? मैं कहूँगा ये बेहिसाब है। ये इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी कॉस्ट नहीं लगा सकते, लेकिन ये इनफैक्ट इनकैलकुलेबल है। हम इंटरेस्ट रेट्स की तरह इसका हिसाब नहीं लगा सकते, और जिसे हम नाप नहीं सकते उसे अनदेखा कर देते हैं। जब आपका आपके टाइम पर कंट्रोल नहीं होता, आपको अपनी ओर आने वाले हर बैड लक को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के खुद आपकी ओर चलकर आने का टाइम होगा। ये आपकी सेविंग्स का एक इनविजिबल रिवॉर्ड है। बैंक में हुई सेविंग्स जो 0% इंटरेस्ट देती हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड जनरेट कर सकती हैं, अगर वे आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें जिससे आप कम इनकम लेकिन पर्पसफुल जॉब चुन सकें, या फिर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर सकें जब फ्लेक्सिबिलिटी रहित लोग बेचैन हो जाते हैं। और वो इनविजिबल रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। दुनिया पहले ज़्यादा लोकल हुआ करती थी। हिस्टोरियन रॉबर्ट गार्डन के अकॉर्डिंग कुछ 100 साल पहले तक 75% अमेरिकन के पास न तो टेलीफोन थे और न ही नियमित मेल सेवा। इसके कारण कंपटीशन बहुत ही लोकल हुआ करता था। एवरेज इंटेलिजेंस वाला कोई वर्कर अपने कस्बे में सबसे ग्रेट हो सकता था, और उन्हें सबसे ग्रेट समझा भी जाता था क्योंकि उन्हें दूसरे कस्बे में किसी ज़्यादा होशियार कर्मी के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता था। यह अब बदल चुका है। एक बहुत ही यूनाइटेड वर्ल्ड का मतलब है कि वो कंपटीशन का सागर जिसमें आप कॉम्पीट करते हैं वो आपके कस्बे में सैकड़ों और हज़ारों से दुनिया भर में फैले लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। ये स्पेसिफिकली उन जॉब्स के लिए एकदम सच है जो आपकी मांसपेशियों के बजाय आपके दिमाग पर डिपेंड करते हैं। टीचिंग, मार्केटिंग, एनालिसिस, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, जर्नलिज्म और यहाँ तक कि मेडिसिन भी ग्लोबल टैलेंट के ओशन में कॉम्पीट करते हैं। और ज़्यादा फील्ड्स इस ग्रुप के अंदर आते जाएंगे जैसे जैसे डिजिटाइजेशन वर्ल्ड बाउंड्रीज को मिटाता जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को खा रखा है। वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंड्रेसन ने कुछ इस तरह इसको डिस्क्राइब किया। जैसे जैसे आपकी कंपटीशन की बाउंड्री ब्रॉड होती जा रही है, एक क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है, मैं कैसे दूसरों से बेहतर हूँ? मैं होशियार हूँ? इसका एक बहुत ही खराब जवाब है, क्योंकि दुनिया में बहुत से होशियार लोग हैं, पर लगभग 600 लोग सेट्स में सक्सेसफुल होते हैं और 7000 लगभग उसके नज़दीक आते हैं। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ विनर्स को सब मिलता है, ये लोग आपके सीधे कॉम्पिटिशन हैं। इंटेलिजेंस इस वर्ल्ड में इतना रिलायबल एडवांटेज नहीं है जो इतना जुड़ चुका है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ऐसे वर्ल्ड में जहां इंटेलिजेंस बहुत ही कनेक्टेड है और बहुत से पुराने टेक्नोलॉजिकल स्किल ऑटोमेट हो चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइक्रो और सॉफ्ट स्किल्स को मिलता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी और शायद सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं, अपने करियर में भी और इन्वेस्टिंग में भी। आपके लिए ज़रूरत के अनुसार एक नया स्किल सीखने की संभावना ज़्यादा होगी। आपके माइंड में उन कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने की चाह कम होगी
जो वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, और आपके पास अपनी खुद की स्पीड के अकॉर्डिंग अपने पैशन और नीश ढूंढने की ज़्यादा छूट होगी। आप एक नई दिनचर्या, एक धीमी स्पीड ढूंढ सकेंगे और ज़िंदगी के बारे में अलग आइडियाज़ के साथ सोच पाएंगे। इन सब चीज़ों को कर पाने की कैपेबिलिटीज़ जब ज़्यादातर और लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी कई चीज़ों में से एक है जो आपको एक ऐसे वर्ल्ड में यूनिकनेस प्रोवाइड करेगी जहां इंटेलिजेंस अब एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। अपने टाइम और ऑप्शंस पर ज़्यादा कंट्रोल होना दुनिया की सबसे धनवान मुद्राओं में से एक बनता जा रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग सेविंग कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। आप जानते हैं उन्हें और क्या करना चाहिए। इतना ज़्यादा लॉजिकल या रैशनल होना छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 11, रीजनेबल मोर देन रैशनल या फिर लॉजिकल, बाय इवॉल्व। ज़्यादातर रीजनेबल होने का गोल सिर्फ लॉजिकल होने के अटेम्प्ट से बेहतर काम करता है। आपको स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। ये समझने में मुझे ज़रा टाइम लगा, लेकिन जब समझ में आया मैं जान गया ये फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अनदेखी रह जाती है, फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम स्ट्रिक्टली रैशनल या लॉजिकल होने का गोल ना रखें, सिर्फ पर्याप्त रूप से रीजनेबल होने की कोशिश करें। रीजनेबल ज़्यादा रियल है और इसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हैं, जो वेल्थ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसने मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस वैगनर जोरेग 19th सेंचुरी के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके पास दो यूनिक स्किल थी। वे पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे बेवकूफ़ी भरा समझते थे वे उसे बोल्ड कहते थे। उनकी स्पेशलिटी सीवर न्यूरोफिलिस के मरीज थे, जो उस टाइम एक जानलेवा डिजीज हुआ करती थी जिसका कोई भी नोन इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वे मरीज जिन्हें किसी और अनरिलेटेड बीमारी के कारण लंबे टाइम तक बुखार भी आ जाता था, वे ठीक हो जाते थे। वैगनर जोरेग ने अनुमान लगाया ये एक ऐसे हंच के कारण है जो सेंचुरीज से हमारे आसपास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भलीभांति समझ नहीं पाए। बुखार शारीरिक इन्फेक्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए वे इस लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। 1900 के डिकेड की शुरुआत में वैगनर ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के कम पाउडर वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज बुखार आ सके कि जो उनकी सिफिलिस को खत्म कर दे। ये उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। फाइनली वे मलेरिया के एक क्षीण रूप के इंजेक्शन का यूज करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर बुखार के बाद इसे क्विनीन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद उनका एक्सपेरिमेंट काम करने लगा। वैगनर जोरेग ने इन्फॉर्म किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए, 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था। उन्होंने 1927 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता। अब संस्था के अकॉर्डिंग वो मेन काम जो वैगनर जोरेग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वो बुखार को इंड्यूस कर एक मानसिक बीमारी का इलाज करने का अटेम्प्ट था। शुक्र है पेंसिलिन ने फाइनली सिफिलिस के लिए मलेरियोथेरेपी को अप्रचलित कर दिया। लेकिन वैगनर जोरेग हिस्ट्री में सिर्फ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ इन्फेक्शन से लड़ने में बुखार की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे ट्रीटमेंट के रूप में प्रिस्क्राइब भी किया। बुखार से लोग हमेशा डरते आए हैं क्योंकि ये सीक्रेटफुल होता है। पुराने रोम के लोग देवी फ्रेबिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की बुखार से रक्षा करती थी। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि बुखार से बचा जा सके। लेकिन वैगनर जोरेग ने कुछ और ही पाया। बुखार एक्सीडेंटल नुआंसेस नहीं है, वो रिकवरी में अहम भूमिका निभाता है। इन्फेक्शन से लड़ने में बुखार की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और ज़्यादा वैज्ञानिक प्रूफ है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की रेप्लिकेशन अमाउंट 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अकॉर्डिंग अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वे मरीज जिन्हें बुखार आता है उनके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। 14 सिएटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक खंड है जिससे वे अपने बच्चों के शरीर के तापमान के थोड़ा सा बढ़ने पर घबराएं नहीं। बुखार शरीर के इम्यून सिस्टम को चालू कर देता है, वो शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। 100 से 104 फ़ारेनहाइट तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ आकर रियलिटी साइंस के आड़े आ जाती है। बुखार को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयाँ देकर बुखार के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों सालों की क्रमागत ग्रोथ की रक्षात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी बुखार को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते, जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये थॉट नॉन साइंस के साथ मेल नहीं खाते। एक स्टडी बिल्कुल ब्लंट थी। आईसीयू में बुखार का इलाज कॉमन है और पॉसिबली प्रूफ बेस्ड प्रैक्टिस के बजाय स्टैंडर्ड डोगमा से रिलेटेड है। ऐसा क्यों है?
अगर बुखार प्रॉफिटेबल होता है, हम उससे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता ये समझना जटिल है। बुखार पेनफुल होता है और लोग पेन नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का गोल सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए जो प्रॉपर और सहनीय है उसकी बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग बीमारी का इलाज करना होता है। इन्फेक्शन का मुकाबला करने में बुखार से थोड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है, लेकिन वो काफ़ी तकलीफ भी पहुंचाता है। और मैं डॉक्टर के पास इसीलिए जाता हूँ कि ये तकलीफ कम हो। कंबल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसी किसी स्टडी की परवाह नहीं करता। अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फौरन दे दीजिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो बुखार आने की चाह रखना लॉजिकल हो सकता है, लेकिन रीजनेबल नहीं। इस फिलॉसफी रेशनल होने के बजाय रीजनेबल होने का अटेम्प्ट करना को वेल्थ रिलेटेड डिसीजन लेते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एकेडमिक फाइनेंस मैथमेटिकली बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को ढूंढने के लिए डिवोटेड है। मेरा अपना मत ये है कि रियल वर्ल्ड में लोगों को मैथमेटिकली रूप से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें वो स्ट्रेटजी चाहिए होती है जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्स ने रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन खोजने के लिए नोबेल प्राइज जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वे अपना खुद का पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उन्होंने 1950 में अपने पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे डिस्क्राइब किया जब उनके मॉडल पहली बार डेवलप हुए थे। मैंने अपनी खुद की इमेजिनेशन की कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और मैं उसमें न रहूं, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए और मैं पूरी तरह उसमें रहूं, मेरा गोल्स फ्यूचर में होने वाले पछतावे को कम करना था। इसलिए मैंने अपने कंट्रीब्यूशंस को बॉन्ड और इक्विटी में बराबर बांट दिया। मार्कोविट्स ने एज अ रिजल्ट सॉल्यूशन में डिफरेंस जनरेट करके अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बदल दी। लेकिन यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि फ्यूचर में होने वाले पछतावे को कम करने को कागज़ पर रैशनलाइज करना डिफिकल्ट है, लेकिन रियल जिंदगी में सही ठहराना आसान है। एक लॉजिकल इन्वेस्टर न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेता है। एक सही इन्वेस्टर उन डिसीजन को कॉन्फ्रेंस रूम में उन कोवर्कर से घिरे हुए लेता है जिनकी वो प्रशंसा जीतना चाहता है, उस स्पाउस के साथ जिसे वो निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने खुद के डाउट्स के रूप में मिलने वाले कॉम्पिटिटर्स के क्रिटिसिज्म के अपोजिट। इन्वेस्टिंग का एक सोशल पहलू भी होता है जो सिर्फ फाइनेंशियल लेंस से देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है कि ये ठीक है। जेसन ज्विंग, जिन्होंने वो इंटरव्यू किया जिसमें मार्कोविट्स ने अपने इन्वेस्टिंग का वर्णन किया था, बाद में सोचते हुए बोले, मेरा अपना वोट ये है कि लोग ना तो लॉजिकल होते हैं और ना ही इलॉजिकल। हम इंसान हैं, जितनी ज़रूरत हो हम उससे ज़्यादा जोर डालकर सोचना नहीं चाहते, और हमारे ध्यान पर निरंतर मांगें रहती हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो रूल्स के पायनियर ने अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपनी रिसर्च पर बिना ज़्यादा ध्यान दिए बनाया। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि बाद में उन्होंने इसे ठीक कर दिया। मार्कोविट्स ना तो लॉजिकल हैं और ना ही इलॉजिकल, वो सही हैं। फाइनेंस में जो बात ज़्यादातर अनदेखी रह जाती है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल रूप से सही होकर भी कुछ कंटेक्चुअली नॉनसेंस हो सकता है। 2008 में येल के 2 रिसर्चर्स ने एक स्टडी पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंग युवा सेवर्स को स्टॉक खरीदते टाइम अपने रिटायरमेंट खातों को 2 से 1 के मार्जिन से बढ़ाना चाहिए, अपनी वेल्थ के हर $1 के लिए $2 का लोन। ये दर्शाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टर्स का ये लिवरेज कम होता जाता है, जिसके कारण एक युवा सेवर ज़्यादा रिस्क उठा सकता है और मार्केट की बहुत ज़्यादा उथल पुथल को झेल सकता है, और एज बढ़ने पर यह कम हो जाता है। अगर इस बेनिफिट्स का इस्तेमाल करके भी आप जवानी में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, अगर आप 2 से 1 का मार्जिन लेकर चल रहे हैं तो मार्केट में 50% गिरावट आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। रिसर्चर्स ने दर्शाया कि फिर भी लॉन्ग टर्म में सेवर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर वे बर्बाद होने के अगले दिन ही वापस उठ खड़े हों। स्कीम को फॉलो करें और अपने 2 से 1 के खाते में सेविंग्स करते रहें। ये मैथ कागज़ पर काम करता है, ये एक लॉजिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये लगभग बेतुके रूप से अनुचित है। कोई भी कॉमन इंसान अपने रिटायरमेंट खाते के पूरे 100% को हवा में जाते ही इतना अप्रभावित नहीं रह सकता कि अडिग रूप से स्ट्रेटजी का पालन करता रहे। वे शायद हार मान लेंगे या दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे और शायद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की अपोजिशन में कार्रवाई करेंगे। रिसर्चर्स ने लॉजिक दिया कि उनकी स्ट्रेटजी का यूज करते टाइम एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट वेल्थ लाइफ साइकिल फंड्स की तुलना में 90% ज़्यादा होगी। ये 100% कम रीजनेबल भी है। असल में इरेशनल दिखने वाले डिसीजंस का सपोर्ट करने का रैशनल रीजन है। ये रहा एक। मान लेते हैं आपको अपने इन्वेस्टिंग से काफ़ी लगाव है। ये कोई कंजर्वेटिव सलाह नहीं है। ये कहना इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पेक्ट के तमगे जैसा है कि वे अपनी इन्वेस्टिंग को लेकर इमोशनलेस हैं, क्योंकि ये रैशनल फील होता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी और स्टॉक को लेकर इमोशंस की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि जब वे डिफिकल्ट महसूस होंगे आप उनसे दूर हट जाएंगे, जो रैशनल थिंकिंग जैसा दिख रहा है वो लाइबिलिटी बन जाएगा। सही इन्वेस्टर्स जो अपनी टेक्निकली इम्परफेक्ट स्ट्रेटजी से लगाव रखते हैं
उनके पास ये बेनिफिट्स होता है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ टिके रहने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल वेरिएबल्स भी हैं जो शुरुआती ईयर्स में किसी स्ट्रेटजी से कमिटमेंट की तुलना में परफॉर्मेंस से ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं। दोनों परफॉर्मेंस की अमाउंट और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसे कैप्चर करने की पॉसिबिलिटी। हिस्टोरिकली यूएस मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन के टाइम फ्रेम में 50-50, एक ईयर के टाइम फ्रेम में 68%, 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 88% और अब तक 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 100% है। कुछ भी जो आपको इस खेल में बनाए रखे उसमें क्वांटिफाइबल एडवांटेज है। अगर आप वो करिए जो आपको पसंद हो को एक खुशहाल जिंदगी की चाबी के रूप में देखते हैं तो ये खाली फॉर्च्यून कुकी की सलाह जैसा लगेगा। अगर आप इसे ऐसी चीज के तौर पर देखते हैं जो सक्सेस को आपकी ओर मोड़ने की पॉसिबिलिटी के लिए नेसेसरी स्टिफनेस प्रोवाइड करे, आप देख पाते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी होनहार कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी आपको कोई परवाह नहीं, जब सब अच्छा जा रहा हो तो आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं, लेकिन अगर इनएविटेबली पासा पलट जाए तो आप अचानक ऐसी कंपनी की वजह से घाटा झेल रहे होंगे जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये एक डबल बर्डन है और सबसे कम रेजिस्टेंस का रास्ता ये है कि कुछ और चुनाया जाए। अगर आप इस कंपनी को लेकर शुरू से ही एक्साइटेड हैं, आपको उनका मिशन, प्रोडक्ट, टीम, साइंस या कुछ भी पसंद है, जब इनएविटेबल बुरा टाइम आएगा और आप पैसा गंवा रहे होंगे या कंपनी को हेल्प की जरूरत होगी, कम से कम इस बात से काम चल जाएगा कि आप किसी मीनिंगफुल वेंचर का हिस्सा होने जैसा एक्सपीरियंस करेंगे। ये ऐसा नेसेसरी मोटिवेशन हो सकता है जो आपको हार मानकर दूसरी ओर मुड़ने से रोकेगा। ऐसी और भी कंडीशंस होती हैं जहां वेल्थ को लेकर रैशनल होने के बजाय रीजनेबल होना ठीक है। एक वेल डॉक्यूमेंटेड होम बायस है जिसके अकॉर्डिंग लोग जिस देश में रहते हैं वहीं की कंपनियों में इन्वेस्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं और अर्थ की बाकी 95% कंपनियों को अनदेखा कर देते हैं। ये लॉजिकल नहीं है जब तक आप ये ना सोचें कि इन्वेस्टिंग का मतलब अजनबियों को अपना पैसा देना है। अगर फेमिलियरिटी आपको उन अजनबियों को सपोर्ट देते रहने के लिए वो पहला कदम लेने में हेल्प करती है, ये रीजनेबल है। डे ट्रेडिंग और अलग अलग स्टॉक खरीदना ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए रैशनल नहीं होता। पॉसिबिलिटी भारी रूप से आपकी सक्सेस के अपोजिट होती है, लेकिन ये दोनों छोटी अमाउंट में रीजनेबल हैं अगर ये आपकी चाह पूरी कर आपके और अलग इन्वेस्टमेंट्स को बनाए रखते हैं। इन्वेस्टर्स जोश ब्राउन, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स का सपोर्ट करने के साथ साथ डाइवर्सिफाइड फंड्स रखते भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वे क्यों अलग अलग स्टॉक्स का ग्रुप रखते हैं। मैं अलग अलग स्टॉक ये सोचकर नहीं खरीदता कि मैं इससे अल्फा जनरेट करूंगा, मतलब बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस। मुझे बस स्टॉक से लगाव है, तब से जब मैं 20 साल का था, और ये मेरा पैसा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। एकदम रीजनेबल। इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट किस ओर जा रहे हैं इसे लेकर ज्यादातर प्रिडिक्शन खराब है, लेकिन प्रिडिक्शन करना रीजनेबल है। सुबह उठकर खुद से ये कहना डिफिकल्ट है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर ये सच भी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। ये मानव स्वभाव है, ये रीजनेबल है। वैनगार्ड के स्वर्गीय फाउंडर जैक बोगल ने अपना करियर लो कॉस्ट पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी कि उनके बेटे ने अपना करियर एक्टिव हाई कॉस्ट हेज फंड और म्यूचुअल फंड मैनेजर के रूप में चुना। बोगल, जिनके अकॉर्डिंग हाई कॉस्ट फंड अरिथमेटिक के सादे रूल्स का उल्लंघन करते हैं, ने अपनी कुछ वेल्थ अपने बेटे के फंड में इन्वेस्ट की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीजें हम पारिवारिक कारणों से करते हैं, बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, और ये कंसिस्टेंट नहीं है तो जिंदगी भी तो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होती, वाकई शायद ही कभी होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 12, सरप्राइज बाय इवॉल्व। हिस्ट्री चेंज के बारे में जानना है, आयरॉनिकली जिसका यूज फ्यूचर के मैप की तरह किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागर ने एक बार कहा था कि हर वो इंसान जो इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टिंग मार्केट को फॉलो करता है, उसे ये अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हमेशा होती रहती हैं। हिस्ट्री मेनली सरप्राइजिंग घटनाओं के बारे में जानना है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट से ज्यादातर फ्यूचर के एक मार्गदर्शक के रूप में यूज किया जाता है। क्या आप ये आयरनी देख पा रहे हैं? क्या आप ये प्रॉब्लम देख पा रहे हैं? फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड हिस्ट्री को अप्रिशिएट करना होशियारी की बात है। हिस्ट्री हमें हमारी एक्सपेक्टेशन को जांचने में और लोग कहाँ गलती करते हैं ये लेसन्स लेने में हेल्प करती है। साथ ही हिस्ट्री हमें एक रफ गाइड प्रोवाइड करती है ये समझने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से ये फ्यूचर का मैप नहीं है। एक जाल जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं उसे मैं हिस्टोरियंस को ईश्वरदूत समझने का भ्रम कहता हूँ। फ्यूचर की कंडीशंस के लिए पास्ट के डेटा पर बहुत ही डिपेंड रहना, वो भी एक ऐसी फील्ड में जहां रिनोवेशन और परिवर्तन ग्रोथ के संचालक हैं।
आप ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर्स को दोष नहीं दे सकते। अगर आप इन्वेस्टिंग को एक ठोस साइंस की तरह देखते हैं, हिस्ट्री फ्यूचर के लिए परफेक्ट गाइड होनी चाहिए। जियोलॉजिस्ट करोड़ों साल पुराने हिस्टोरिकल डेटा को देखकर अर्थ के बिहेवियर के मॉडल्स बना सकते हैं। स्पेस साइंटिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं, और डॉक्टर भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे 1020 में किया करती थी। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ठोस साइंस नहीं है। ये ऐसे लोगों का एक विशालकाय ग्रुप है जो चीज़ों के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से इम्परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, जिसका उनके कल्याण पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और ये होशियार लोगों को भी एंग्शियस, लालची या इनसिक्योर बना सकता है। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमेन ने एक बार कहा था, सोचिए फिजिक्स कितना डिफिकल्ट होता अगर इलेक्ट्रॉन्स के भी इमोशंस होते। और इन्वेस्टर्स के इमोशंस होते हैं, वो भी बहुत से। इसीलिए उन्होंने जो पास्ट में किया उसके बेस पर यह अनुमान लगाना डिफिकल्ट है कि वे आगे क्या करेंगे। इकोनॉमिक्स की बेस फॉर्म ही है कि चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि इनविजिबल हैंड्स को अच्छा या बुरा कुछ भी इंडेफिनिट टाइम तक चलते रहना पसंद नहीं है। एक बार इन्वेस्टर बिल वॉर्नर ने वर्णन किया कि मार्केट भाषा कैसे काम करते हैं। वो एक कैपिटलिज्म एट वर्क की टी शर्ट पहने हैं और हाथ में एक हथौड़ा लिए हुए हैं। कुछ चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक एक जैसी रहती हैं, जिसका मतलब ये है कि हम हिस्टोरियंस को प्रॉफिट्स यानी ईश्वरदूत नहीं मान सकते। वेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट संचालक वे कहानियां हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और वे इंपॉर्टेंस जो वस्तुओं और सर्विसेज को देते हैं। ये चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती, वो संस्कृति और जनरेशन पर जनरेशन बदलती रहती हैं। वे हमेशा बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी। जब वेल्थ की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमागी चाल चलते हैं वो उन लोगों की हद से ज़्यादा प्रशंसा करना है जो हमसे पहले ये कर चुके हैं। कुछ स्पेसिफिक घटनाओं का एक्सपीरियंस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आगे क्या होने वाला है उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रिडिक्शन एबिलिटी के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म दे देता है। इन्वेस्टर्स माइकल बेटनिक ने ये अच्छे से समझाया जब ये लॉजिक सामने आया कि कुछ इन्वेस्टर्स बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स का पिछला बड़ा टाइम फ्रेम लगभग 40 ईयर पहले हुआ करता था। माइकल बेटनिक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसका एक्सपीरियंस या फिर इसके बारे में जानना कि फ्यूचर में इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ने पर जो होगा उसका पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। तो क्या प्रेजेंट की बढ़ती अमाउंट पिछली बार की तरह दिखेगी या फिर उससे पहली बार की तरह? क्या डिफरेंट वेल्थ ग्रुप मिलता जुलता व्यवहार करेंगे, बिल्कुल एक जैसा, या फिर ठीक अपोजिट? एक तरफ वो लोग जो 1978, 2000 और 2008 की घटनाओं के बावजूद इस दौरान इन्वेस्ट करते आए हैं, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट मार्केट का एक्सपीरियंस किया है। दूसरी तरफ क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये एक्सपीरियंस ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म दे सकता है, या ये मानने से चूकना कि आप गलत हैं, या पिछले नतीजों पर अटके रहना? जब आप इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए हद से ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं तो खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, आप पॉसिबली उन आउटलायर इवेंट्स पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो निडल को सबसे ज़्यादा घुमाते हैं। हिस्टोरिकली डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिग आउटलायर्स हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली इवेंट्स हैं। यही इवेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट में निडल को घुमाती हैं। ग्रेट डिप्रेशन, दूसरा वर्ल्ड वॉर, .com बबल, 17 सितंबर 2000 के डिकेड के बीच में हुआ हाउसिंग क्राइसिस, बस मुट्ठी भर आउटलाइंग इवेंट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं क्योंकि उनके कारण बहुत से अनरिलेटेड इवेंट्स भी प्रभावित होते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में 15 बिलियन लोगों ने जन्म लिया, लेकिन ज़रा सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और पूरा वर्ल्ड कितना अलग दिखता अगर उनमें से इन 7 ने जन्म न लिया होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग, गैब्रिलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कि ये सबसे मीनिंगफुल लिस्ट है या नहीं, लेकिन आज दुनिया के बारे में लगभग सब कुछ बाउंड्री लाइन से लेकर टेक्नोलॉजीज और सोशल मानदंडों तक अलग होते अगर इन 7 लोगों ने अपना चिन्ह ना छोड़ा होता। इसे समझने का दूसरा तरीका ये है कि पिछली सेंचुरी में शायद ज़्यादातर वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 0.00000000004% लोग जिम्मेदार थे। प्रोजेक्ट्स, इनोवेशंस और घटनाओं के लिए भी ये उतना ही सच है। पिछली सेंचुरी को इन सबके बिना इमेजिन कीजिए। द ग्रेट डिप्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ARPANET, 11 सितंबर, द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। 21st सेंचुरी में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स हुए? बिलियन, ट्रिलियन, कौन कह सकता है? लेकिन सिर्फ इन 8 घटनाओं ने वर्ल्ड क्रम को अन्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावित किया। टेल घटनाओं को कम आंकने का एक कारण ये है कि चीज़ें कैसे जमा हो जाती हैं ये नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे 917 ने फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट अमाउंट को कम करने के लिए प्रेरित किया,
जिसने हाउसिंग फोर्स को ड्राइव करने में हेल्प की, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आया जो एक खराब जॉब मार्केट का कारण बना, जिसने लाखों लोगों को कॉलेज एजुकेशन हासिल करने के लिए प्रेरित किया, जो 16 ट्रिलियन के स्टूडेंट लोन और 10.8% डिफॉल्ट रेट का कारण बना। 19 हाईजैकर्स को प्रेजेंट में स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड कुछ एक आउटलायर टेल इवेंट से ड्राइवन होता है तो यही होता है। किसी भी पल में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जो ज्यादातर रूप से हो रहा है उसे पास्ट की कुछ मुट्ठी भर घटनाओं से जोड़ा जा